आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है मैकेनिकल वेव्स। हेडिंग डाल दीजिए कॉपी में, मैकेनिकल वेव्स, है ना। तो वेव्स चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार समझते हैं कि वेव्स है क्या, है ना, किस तरह का मोशन को वेव मोशन बुलाते हैं, है ना। तो देखो, अगर बेसिक एकदम बात किया जाए तो वेव क्या है, एनर्जी का एक खास तरह का फ्लो को वेव कहते हैं। एनर्जी फ्लो करती है बहुत तरीके से, तो उनमें से एक खास तरह के एनर्जी के फ्लो को वेव कहते हैं, है ना। या कभी कभी इसी को ऐसे भी कहा जाता है कि मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस है जो फ्लो कर रहा है, जो प्रोपगेट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना। तो इस तरह का एक डिस्टर्बेंस का प्रोपगेशन जो है, इसी को जैसे एग्जांपल से समझें अगर, तो कोई जैसे मान लीजिए वाटर है और स्टिल वाटर एकदम रुका हुआ है और उसमें बीच में कोई चीज़ गिरा, कोई कंकड़ गिरा दिया जाए, तो वहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, है ना, एक रिपल बन गई और वो धीरे धीरे मीडियम में आगे फैलती है ना। और इसी को एनर्जी के टर्म्स में बोले तो कैसे बोलेंगे कि हमने बीच में जो पार्टिकल्स थे उनको एनर्जेटिक कर दिया, पहले रेस्ट पे था सब कुछ, बीच वाले पार्टिकल्स को एनर्जेटिक कर दिया, तो फिर अब ये एनर्जी धीरे धीरे आगे फैल रही है क्योंकि आगे वाले पार्टिकल्स धीरे धीरे एनर्जेटिक होते जा रहे हैं। तो एनर्जी का फ्लो है, ऐसे कह सकते हैं, या डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं, है ना। अच्छा, तो हमने कहा कि खास तरह के एनर्जी के फ्लो को ही वेव कहेंगे, हर तरह का एनर्जी के फ्लो को वेव नहीं कह सकते। तो इसमें क्या खासियत होनी चाहिए, इसमें देखो खासियत ये है कि जब एनर्जी फ्लो करके जाए मीडियम में, एक जगह से दूसरे जगह जाए, मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं लेकिन वो उठ के ना जाए, मीडियम के पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन ना हो। ये ना हो कि यहाँ से उठ के मीडियम के पार्टिकल वहाँ जा रहे हैं तब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, नहीं, मीडियम पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही रहे, एक तरफ से एनर्जी ले और आगे बढ़ाते रहे, एनर्जी का प्रोपोगेशन हो, एनर्जी ट्रैवल करते हुए आगे जाए, मीडियम के पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन ना हो, है ना। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि क्या कहा जा रहा है। देखो एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, हीट फ्लो होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तीन तरीके से हीट फ्लो होता है, हीट का फ्लो। तो इसमें से जो कन्वेक्शन वाला प्रोसेस है वो क्या होता था कि किसी कंटेनर में जैसे कोई लिक्विड ले लिया, नीचे से गर्म कर रहे हैं, तो जो नीचे की लेयर ऑफ लिक्विड गर्म होती है, गर्म होकर हल्की हो जाती है तो उठती है, फिर ठंडी वाली जो लिक्विड की लेयर है वो वहाँ के उस जगह को फिल करती है, फिर वो गर्म होकर उठती है, तो एक कन्वेक्शन साइकिल ऐसे से बनने लगता है, धीरे धीरे पूरा लिक्विड गर्म हो जाता है। लेकिन इसमें हाँ, एनर्जी का फ्लो तो हो रहा है, हम नीचे से एनर्जी दे रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर तक का लिक्विड गर्म हो गया, तो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, सही बात है। लेकिन मीडियम के पार्टिकल्स उठ के जा रहे हैं यहाँ तक, तब एनर्जी पहुँच रही है, मीडियम के पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहाँ से उठ के यहाँ चले जा रहे हैं, तब एनर्जी का फ्लो हो रहा है। इस तरह का फ्लो नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो जो कंडक्शन है, हीट का कंडक्शन, वो बहुत कुछ वेव जैसा बिहेवियर है। देखो कैसे, उसमें क्या हो रहा होता है, जैसे कि ये कोई रॉड है ना, इसको यहाँ अगर गर्म करें तो थोड़ी देर बाद ये एंड भी गर्म हो जाता है ना। कोई रॉड ले लें, कैसे, तो यहाँ के एंड को गर्म किए तो यहाँ जो लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती हैं। आप लोग को शायद मालूम होगा, किसी भी टेम्परेचर पे ये रॉड रखा रहे तो इसके सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेस्ट पे नहीं होते, वो कंटिन्यूसली एक वाइब्रेशनल एनर्जी होता है, सब में वाइब्रेट करते रहते हैं। तो अगर यहाँ वाली जो लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनको हम हीट दें, गर्म करें, तो वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं, उनका, इसी को कहते हैं इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। तो ये लेयर जो है इधर वाली, वो अगर तेज़ी से वाइब्रेट करने लगी तो बाकी सब लेयर्स भी सब बगल बगल में जुड़ी हुई है ना एक दूसरे से, ये लेयर तेज़ी से वाइब्रेट करेगी तो बगल वाली लेयर तेज़ी से वाइब्रेट करेगी, फिर उसके बगल वाली लेयर तेज़ी से वाइब्रेट करेगी। इस तरह धीरे धीरे इस एंड का भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ये वाली एंड की लेयर की मॉलिक्यूल्स भी तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे, उसी को कहते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। तो हमने किया था यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ से हीट प्रोवाइड किया था और धीरे धीरे हीट ट्रैवल करते करते यहाँ पहुँच गई, लेकिन इसके लिए यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स उठ के यहाँ नहीं गए, यहाँ के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे हैं, मीडियम पार्टिकल्स अपनी जगह पे हैं, बस एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो ये हीट जैसा फ्लो कहलाता है, सॉरी वेव जैसा फ्लो कहलाता है। और जो रेडिएशन है वो तो वेव है ही, है ना। रेडिएशन जब होता है, अब जैसे सन का एनर्जी, सन से जो भी रेडिएशंस निकल रहे हैं वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं, लाइट है, हीट है, इंफ्रारेड रेज है, आई नहीं यहाँ तक। तो वो बीच में तो मीडियम तो छोड़, मीडियम है ही नहीं बीच में,
है ना। मीडियम का ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, बीच में तो खाली जगह है ना, सन से अर्थ तक बीच में देखें अगर तो खाली जगह है, फिर भी आ जा रहे हैं, एनर्जी का ट्रांसफर हो जा रहा है, बीच में मीडियम की जरूरत ही नहीं है उसको। तो रेडिएशन तो ऑब्वियसली वेव है, और इस तरह का जो भी एनर्जी का फ्लो होता है उसको वेव कहते हैं, है ना। अच्छा, तो एक और एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि कोई धागा बांध ले, धागे का एक एंड यहाँ पे हम पकड़ लिए, धागे का दूसरा एंड को दीवार पे बांध दें। अब इस धागे के इस एंड को हम ऑसिलेट कराना शुरू करें ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, तो क्या होगा कि पूरे धागे में ऐसा ऐसा ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। जब करना शुरू करेंगे तो उधर का धागा रेस्ट पे था, बस यहीं पे ऑसिलेशन हमने शुरू किया, और धीरे धीरे देखेंगे कि ऐसा वेव जैसा रिपल जैसा क्रिएट होगा और वो आगे प्रोपोगेट करेगा, और धीरे धीरे सारे पूरा धागा ऑसिलेट करना शुरू कर जाएगा। इसमें भी धागे का इधर एंड वाला जो पार्टिकल है ये उठ के वहाँ नहीं गया एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ये क्या किया, बस ऑसिलेट किया, अपने बगल वाले को भी ऊपर नीचे खींचा, वो अपने बगल वाले को ऊपर नीचे खींचा, एंड सो ऑन, पूरे धागे में एनर्जी फैल गई। तो इस तरह के फ्लो को वेव कहते हैं। चलिए, जब हम लोग बात करते हैं वेव होता क्या है, और थोड़ा सा और बात करते हैं कि वेव को कैटेगराइज किया गया तो कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा गया। तो देखो, कहा गया कि एक तो इस बेसिस पर देखें कि बीच में मीडियम की ज़रूरत है कि नहीं, वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत बीच में है कि नहीं। तो अगर ज़रूरत नहीं होती है तो बोलते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कैटेगरी बांट ली, दो कैटेगरी। और अगर मीडियम की ज़रूरत होती है तो बोलते हैं मैकेनिकल वेव है। तो दो तरह का कैटेगरी हो गया। मैकेनिकल वेव्स वो वेव होते हैं जिनको बीच में मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, जैसे साउंड वेव। अब जो साउंड है, कैसे साउंड ट्रैवल करता है, हम जब बोलते हैं कोई साउंड क्रिएट करते हैं तो यहाँ जो है हवा है हमारे मुंह के पास, वो लेयर जो है हवा की वो ऑसिलेट करती है, वो ऑसिलेट करती है तो उसके बगल वाली जो हवा की लेयर है उसको वो पुश करेगी तो वो भी ऑसिलेट करेगी, फिर वो अपने आगे वाले को पुश करेगी तो वो भी ऑसिलेट करेगी, और आवाज़ ऐसे ट्रैवल करती है। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए बीच में मीडियम चाहिए, हवा है या पानी में भी साउंड ट्रैवल करता है, रॉड में भी साउंड ट्रैवल करता है, बहुत सारे मीडियम बीच में कोई ना कोई होना चाहिए। लेकिन अगर मीडियम ही ना हो तो कौन सी लेयर ऑसिलेट करेगी, तो साउंड नहीं ट्रैवल कर पाएगा। अगर बीच में वैक्यूम हो तो यहाँ बोलने से आवाज़ आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि मीडियम ही नहीं तो कैसे साउंड ट्रैवल करेगा। तो ऐसी वेव्स जिनको बीच में मीडियम की ज़रूरत है ट्रैवल करने के लिए, उनको बोलते हैं ये मैकेनिकल वेव्स हैं। और ऐसी भी कुछ वेव्स होती है जिसको बीच में मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे वही बात अभी बता रहे थे ना, सन से लाइट वेव्स यहाँ वहाँ से यहाँ तक आ जा रही हैं, बीच में खाली जगह होते हुए भी आ जा रही है, कि उनको मीडियम की ज़रूरत है, लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है ना। तो ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है उनको कहते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना। तो दो कैटेगरी हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ लिख दीजिए टाइप्स ऑफ वेव्स करके, पहला लिखिए, पहला नंबर डाल के लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, है ना। इसमें दो कैटेगरी लिख दीजिए। पहला मैकेनिकल वेव्स, तो इसमें कौन सी होती है, जिनको कि ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। लिखा जाए वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल, सॉरी उल्टा बोलिए, वेव्स दैट डू रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, उनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके लिखेगा वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। दोनों के एग्जाम्पल्स भी लिख दिया जाए। मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है साउंड, और एक और लिख दीजिए वो धागे वाला, है ना, वेव इन अ स्ट्रिंग, वो भी धागा रहेगा तब ना वो वेव आगे बढ़ती है। तो मैकेनिकल वेव के दो एग्जाम्पल हो गए, एक हो गया साउंड वेव, एक हो गया वेव इन अ स्ट्रिंग। अच्छा, दूसरा लिख दीजिए नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइट जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हम लोग का जो सिलेबस है 11th का, उसमें मैकेनिकल वेव्स पढ़ते हैं हम लोग, और फिर 12th में जाके एक बार फिर से वेव्स पढ़ाया जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाया जाता है ना। तो दो आपके जो सिलेबस है 11th 12th का, उसमें ऐसे बटा हुआ है। 11th के सिलेबस में मैकेनिकल वेव होता है और 12th के सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो मैकेनिकल वेव में हम लोग ये दोनों पढ़ा जाएगा, धागे वाला वेव भी पढ़ा जाएगा, वेव इन अ स्ट्रिंग, और साउंड वेव के बारे में भी पढ़ा जाएगा इसी चैप्टर में। चलिए अच्छा, तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। दूसरा है कि जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो किस डायरेक्शन में हो रहे हैं, है ना। लिखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा करके लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ
डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशंस। अब जैसे कि धागे वाले अगर वेव की बात करें तो धागा ऐसे लिए थे, धागा ऐसे पकड़ लिए, उधर बांध दिए, जाके ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहे हैं नहीं, और वेव जा रही है धागे के अलॉन्ग, तो वेव के डायरेक्शन, वेव का प्रोपगेशन का डायरेक्शन ये है और ऑसिलेशंस का डायरेक्शन, पार्टिकल के ऑसिलेशन का डायरेक्शन ये है, तो परपेंडिकुलर है दोनों, तो बोलते हैं इस तरह की वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव है ये। और जैसे साउंड वेव की बात करें तो साउंड कैसे चलता है, साउंड आगे जा रहा है और जो लेयर्स हैं हवा की वो भी आगे पीछे ऑसिलेट कर रही होती हैं, तो जिस लाइन के अलॉन्ग प्रोपगेशन हो रहा है साउंड का, उसी लाइन के अलॉन्ग ऑसिलेशंस भी हो रहे हैं मीडियम के, तो बोलते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। एक होता है ट्रांसवर्स धागे वाला ऊपर नीचे और जा रहा है इधर, वेव के प्रोपगेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेशंस हो रहे थे, और अगर वेव प्रोपगेशन के सेम डायरेक्शन में ऑसिलेशंस हो आगे पीछे, है ना, तो बोलते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और जो ईएम वेव्स होती हैं उनका नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेट करती हैं, फील्ड का ऑसिलेशन होता है उसमें, है ना, और वो फील्ड का जो ऑसिलेशन होता है वो वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इसका कहने का ये मतलब हुआ, हम कह रहे हैं आपसे जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सब ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। अगर वेव आगे जा रही है तो फील्ड का ऑसिलेशन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, फील्ड ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रही होगी। चलिए तो लिख दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, इसमें लिखा जाए दो तरह के होते हैं, एक हो गया ट्रांसवर्स वेव्स, इसमें लिखा जाए इफ डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, है ना, फॉर एग्जाम्पल वेव इन अ स्ट्रिंग, है ना, धागे में जो वेव होता है। और एक और एग्जाम्पल लिख दिए ऑल्सो, एक और एग्जाम्पल हो गया ईएम वेव्स, ये दोनों एग्जाम्पल्स हो गए। और नेक्स्ट लिखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, है ना, उसमें लिखा जाए इफ डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन इज अलोंग द लाइन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, उसका एग्जाम्पल लिख दीजिए साउंड वेव। चलिए अच्छा, तो ये तो हुआ कि वेव्स क्या होती हैं और कितनी कैटेगरीज में वेव्स को बांटा गया, है ना। अब वेव प्रोपगेशन हम लोग समझने जा रहे हैं कि जब वेव प्रोपगेट करती है तो उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जब वो प्रोपगेट करेगी तो कैसे प्रोपगेट करेगी, और वेव का जनरल इक्वेशन क्या होगा। जनरल इक्वेशन जैसे एसएचएम में नहीं करते थे जनरल इक्वेशन किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल का, वैसे अब वेव में तो पूरा मीडियम का हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो उसके जनरल किसी पोजीशन के पार्टिकल का ऑसिलेशन कैसे हो रहा होगा टाइम के फंक्शन में, वो सब बात किया जाएगा, है ना। चलो ये सब समझने से पहले नोट करके कुछ बातें लिखते हैं हम लोग, है ना, वेव प्रोपगेशन के बारे में कुछ बातें जो कि हमेशा ट्रू होती हैं, और इन्हीं के बेसिस पे आगे का पूरा कहानी हम लोग को पढ़ना है वेव्स का। तब ये चीज़ें पता रहेंगी तो हम लोग वेव्स को अच्छे से समझ पाएंगे, वेव प्रोपगेशन क्या है ना, क्या क्या बातें। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो सबसे पहले बोल रहे हैं हम कि सोर्स पार्टिकल, सोर्स मतलब पहला जहां से ऑसिलेशन दिया गया, नहीं जैसे वो धागे वाला है ना, तो ये जो पहला पार्टिकल जहां से ऑसिलेशन दिए है ना वो सोर्स पार्टिकल कहलाएगा। पहला सोर्स पार्टिकल का ऑसिलेशन जैसा है मीडियम के बाकी सारे पार्टिकल्स एग्जैक्टली उसी ऑसिलेशन को कॉपी करते हैं, लेकिन कब, जब वेव वहां पहुंचती है। बड़ी बढ़िया बात है, देखो क्या बता रहे हैं। जैसे कि पहले पानी वाला एग्जांपल समझते हैं। मान लो पानी है, एकदम स्टिल है, रुका हुआ है, बीच में आपने कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, कोई पत्थर मार दिया, वहां से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ वो आगे जा रहा है ना। तो आपने पत्थर मारा तो वहां जहां मारा वहां के पार्टिकल को एक तरह से ऑसिलेशन कर दिया, ऊपर नीचे ऑसिलेट करके मान लेते हैं। तो होगा क्या कि अभी तो बाहर इसी पानी में जो दूर पार्टिकल्स हैं पानी के, वो तो रेस्ट पे हैं, अभी वो तो ऑसिलेट नहीं कर रहे हैं, अभी तो बस ये ऑसिलेट किया है। अब रिपल धीरे धीरे बढ़ेगी आगे, है ना, रिपल बढ़ेगी वहां तक पहुंच, जब तक वहां नहीं पहुंचेगी तब तक वो रेस्ट पे है। जब वो रिपल वहां पहुंचेगी तब वो ऑसिलेट करेगा। हम कहने का मतलब मीडियम का हर पार्टिकल जो है सोर्स पार्टिकल के ऑसिलेशन के कुछ देर बाद ऑसिलेट करना शुरू करेगा, और कैसे, एग्जैक्टली वही मोशन को कॉपी करेगा। किसके मोशन को? सोर्स पार्टिकल के मोशन को कॉपी करेगा, है ना। लेकिन ये भी साथ में जोड़ना चाहिए, दोनों बात मिला के, मतलब ये नहीं कि सोर्स पार्टिकल जैसे ऑसिलेट कर रहा है
वो वाला भी एग्जैक्टली उसी समय पे ऐसे ऐसे कर रहा होगा, नहीं, पता चला ये ऑसिलेट पहले से कर रहा था, यहाँ वेव पहुंची तब तक ये नीचे आ चुका था, और ये वाला पार्टिकल, सोर्स वाला पार्टिकल ऊपर चलना शुरू किया था, नीचे आया, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसे ऐसे इसका मोशन हो रहा है ना। तो सबसे पहले किधर ऊपर चलना शुरू किया था, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। तो हम क्या करें, ये पार्टिकल जो है उससे थोड़ी दूरी पर, वो भी जब ऑसिलेट करना शुरू करेगा तो पहले ऊपर जाएगा, मतलब इसी का मोशन को कॉपी करेगा, फिर नीचे जाएगा और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। और दूसरी बात क्या, कि जब वे वहां पहुंचेगी तब, कहने का मतलब ये पता चला ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, ये रुका हुआ है, देखना ये चल रहा है, ये रुका हुआ है, ये ऑसिलेट किया, ऐसे आया, जब तक एक दो ऑसिलेशन करके यहाँ पहुंच रहा है, तब मान लो ये वेव यहाँ पहुंची है, तो फिर ये चलना शुरू करेगा और फिर चलना शुरू करेगा, तो चलते रहेगा, नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये वाली जो बात है ना, कि इसी के बेसिस पे एक्चुअली हम लोग वेव का जनरल इक्वेशन डिराइव कर लिया जाएगा, इसी बात के बेसिस पे। तो नोट करके लिख दिया जाए, लिखा जाए, एवरी मीडियम पार्टिकल कॉपीज द एग्जैक्ट मोशन ऑफ सोर्स व्हेन वेव रीचेज इट्स पोजीशन। उस मीडियम पार्टिकल पर जब वेव पहुंचेगी तब से शुरू करेगा और एग्जैक्टली वही मोशन को कॉपी करेगा जैसा सोर्स का मोशन था, है ना। पहला बात हुआ, एक बात। नेक्स्ट नोट का सेकंड पॉइंट, एक होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, है ना, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो जब वेव किसी मीडियम में चल रही होगी तो उसमें ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, कि मीडियम पार्टिकल्स पर सेकंड कितने ऑसिलेशंस करेंगे, ये बात मीडियम डिसाइड नहीं कर सकता, ये बात सोर्स डिसाइड करेगा। नहीं, ऑब्वियसली आखिर सोर्स के मोशन को ही तो कॉपी करना है सारे मीडियम पार्टिकल्स को। तो सोर्स अगर एक सेकंड में 2 ऑसिलेशंस करता है तो मीडियम पार्टिकल्स को भी एक सेकंड में 2 ही ऑसिलेशंस करने होंगे, वो अपने मन से 3 या 4 नहीं कर सकते। 2 सोर्स कर रहा है तो उनको 2 ही करना पड़ेगा। कहने का मतलब ऑसिलेशन, मीडियम पार्टिकल्स के ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी सोर्स से ही डिसाइड हो जाएगा, सोर्स कितने ऑसिलेशंस कर, मीडियम डिसाइड नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए नोट का, लिखा जाए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स इज डिसाइडेड बाय सोर्स, इज डिसाइडेड बाय सोर्स, ब्रैकेट में लिख दीजिए, एंड नॉट बाय द मीडियम, है ना, मीडियम नहीं डिसाइड करेगा, सोर्स डिसाइड करेगा। अच्छा, नोट के 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, जैसे एसएचएफ में पढ़ते थे ना, एम्पलीट्यूड क्या होता था, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब सोर्स वाला पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे तक जा रहा है, तो मीडियम का हर पार्टिकल जब ऑसिलेट करना शुरू करेगा तो वो 2 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे ही जाना चाहिए। ये होता है सही में वेव, बीच में कहीं एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो अगर ये 2 ऑसिलेशन कर रहा है तो वो भी 2 सेंटीमीटर तक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसको भी उतना ही एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन करना पड़ेगा। तो मीडियम के हर पार्टिकल का ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो भी कहां से डिसाइड हो रहा है, सोर्स से डिसाइड हो रहा है। मीडियम का उसमें कोई रोल नहीं हो सकता, मीडियम के हर पार्टिकल को उतना ही एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा जाए, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स इज डिसाइडेड बाय द सोर्स एंड नॉट बाय द मीडियम, मीडियम से डिसाइड नहीं होता है। अच्छा, 2 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो, वेव कितने स्पीड से प्रोपगेट करेगी, आगे बढ़ेगी मीडियम में, ये सोर्स डिसाइड नहीं कर सकता। वेव मीडियम में कितने स्पीड से आगे बढ़ेगी सोर्स नहीं डिसाइड कर सकता, वो मीडियम का प्रॉपर्टी होता है ये चीज, है ना। जैसे कहते हैं ना कि लाइट का स्पीड वैक्यूम में इतना होता है, वाटर में इतना होता है। तो मीडियम अलग अलग है तो स्पीड अलग अलग है, वैक्यूम में इतना तो इतना, वाटर में कुछ है तो कुछ और है। साउंड का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है ना। वैक्यूम में साउंड का स्पीड 0 है ना, तो वो तो मीडियम का प्रॉपर्टी होगा ना, कि मीडियम क्या है, मीडियम है कि नहीं है, कि कौन सा है। वाटर में अलग स्पीड से साउंड ट्रेवल करता है, एयर में अलग स्पीड से साउंड ट्रेवल करता है ना। तो वही बात है कि जो स्पीड ऑफ प्रोपगेशन है, कि वेव एक सेकंड में कितना आगे बढ़ जाएगी, एनर्जी कितना आगे फ्लो कर जाएगी, ये स्पीड ऑफ प्रोपगेशन मीडियम का प्रॉपर्टी होता है। अब ये चीज सोर्स नहीं डिसाइड कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा जाए, नोट के अगला पॉइंट में लिखा जाए, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज डिसाइडेड बाय द मीडियम, ब्रैकेट में लिखिए, नॉट बाय द सोर्स। ठीक है ना।
अब जैसे कि साउंड किसी भी जगह साउंड कितने स्पीड से ट्रैवल करता है ये फिक्स है, तो ये नहीं होगा कि आप जोर से चिल्ला के बोलेंगे तो साउंड जल्दी पहुंचेगा, नहीं, जोर से चिल्ला के बोलेंगे तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड सोर्स डिसाइड करता है। देरी तो उतनी लगेगी यहां से वहां तक जाने में जितनी लगनी चाहिए, है ना। चलिए, अच्छा, तो ये हो गया कि वेव के बारे में कुछ बेसिक बातें हम लोग सीखे, है ना। अभी जो हम लोग वेव पढ़ रहे हैं ना, ये है ट्रैवलिंग वेव, इसको कहते हैं। सारी बातें हम लोग ट्रैवलिंग वेव के लिए ही कर रहे हैं। इसी चैप्टर में आगे चल के एक और तरह की वेव होती है जिसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव, वो सीखा जाएगा जब वहां पे वो बात आएगी तब। अभी के लिए वेव का मतलब ट्रैवलिंग वेव हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। इसलिए हम अलग अलग ये सब अभी बातें भी आपसे नहीं किए, सीधा वेव बोल के पढ़ा रहे हैं। ट्रैवलिंग वेव है, बस एक नाम बोल दे रहे हैं। ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है कि वो ट्रैवल करती है, प्रोपोगेट करती है। आगे चल के एक स्टैंडिंग वेव भी होता है अलग तरह का, वो वहीं सीखा जाएगा, अभी नहीं। चलिए, तो हम लोग अब वेव जो कह रहे थे ना कि इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए वेव कैसे लिखेंगे, उस पर बात करने जा रहे हैं। एक हेडिंग डाल दीजिए, जनरल इक्वेशन ऑफ ए वेव। तो अब उसमें देखो होता ये है, पहले तो हम लोग जैसे SHM का इक्वेशन लिखते थे, तो हम लोग का क्या होता था, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब कि एक फंक्शन होता था टाइम का। x जो है वो एक फंक्शन होता था टाइम का, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना, a ओमेगा फाइव ये सब कांस्टेंट है। तो फंक्शन होता है टाइम के साथ, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या है, इसका इक्वेशन होता था ये SHM में। अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग, अब इसमें देखो क्या है कि मान लीजिए धागा है, वेव यहाँ पहले पार्टिकल को ऑसिलेट यहाँ हम करा रहे हैं, वेव आगे जा रही है, मतलब पूरे धागे में एक वेव है, ऑसिलेट कर रही है, सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इसमें एक पार्टिकल का ऑसिलेशन तो है नहीं, मीडियम का हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं। तो हम अब जब इक्वेशन लिखेंगे तो किसका, अब हर सिर्फ x वर्सेस t थोड़ी लिख सकते हैं। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टाइम के फंक्शन में। लेकिन अलग अलग पार्टिकल का भी तो अलग अलग होगा डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट इधर लिखना चाहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ दो चीज आएगा, किस जगह का पार्टिकल और किस टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये चीज का इक्वेशन लिखा जाता है। जब वेव का इक्वेशन लिख रहे होते हैं ना, तो एक पार्टिकल है तो SHM ये चीज हो गया, लेकिन वेव में तो बहुत सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ऐसे कहना होगा किस पोजीशन वाला पार्टिकल किस टाइम पे कहां पर था, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या था। तो अब हम लोग y से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, x पोजीशन वाला पार्टिकल के लिए t टाइम पर लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। चलिए, एक फंक्शन लिखना होगा x और t का। अभी तो ये बात होगी कि लिखना क्या है, अब आगे इक्वेशन कैसे लिखना है, तो ये सोचते हैं। चलिए देखा जाए, इसके लिए सिंपलेस्ट पहले एग्जांपल लिया जाए। मान लो एक धागा है और इसमें यहां से हमने ऑसिलेशन शुरू किया, तो ये सोर्स पार्टिकल हो गया, पहला पार्टिकल। इसको मान लीजिए हम ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा रहे हैं, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव धागे में होता है, तो ऊपर नीचे ऑसिलेट करा रहे हैं। तो जब ये पॉइंट को ऊपर उठाएंगे तो ये अपने बगल वाले पॉइंट को ऊपर उठाएगा, तो फिर एक समय जब ये पॉइंट यहाँ पहुंचेगा तो बगल वाला यहाँ होगा, उसके बगल वाला यहाँ, मतलब ऐसा होगा धागे का शेप। फिर इसको वापस लाएंगे तो धागे का शेप ऐसा होगा, फिर नीचे ले जाएंगे तो धागे का शेप ऐसा होगा, अलग अलग समय पे ऐसा कुछ होगा। और मान लीजिए इसको ऑसिलेट कराते जा रहे हैं, तो एक समय में जब पूरे यहाँ से यहाँ तक वेव जा चुकी होगी और हम कराते जा रहे हैं ऑसिलेशन, तो धागे का शेप कुछ ऐसा हो चुका होगा, और ये हम कराते जा रहे हैं ऑसिलेशन, ये वेव आगे बढ़ते जा रही है ना, आगे की तरफ। ये सारे जो पल्सेस दिख रहे हैं, इनको पल्स बुलाते हैं ना, ये एक पल्स है, ये नीचे इन्वर्टेड एक पल्स है, ये ऊपर पल्स, नीचे वाला पल्स, ये पल्सेस आगे बढ़ रही होंगी। जब देखोगे तो ऐसा देखा होगा आपने कभी, धागा है ऐसे ऐसे कराए तो दिखेगा ऐसा चीज कि ये पल्सेस हैं जो आगे बढ़ रही हैं। कितने स्पीड से ये पल्सेस आगे बढ़ रही हैं वो मीडियम का प्रॉपर्टी होगा, जैसे अभी बात कर रहे थे हम लोग, नहीं, ये मीडियम का प्रॉपर्टी होता है कि स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव कितना है, कितने स्पीड से ये पल्सेस आगे बढ़ रही है, मीडियम का प्रॉपर्टी। ये अलग अलग मीडियम, जैसे कि साउंड वेव जब चलेगी तो कितने स्पीड से चलेगी, मीडियम की कौन सी बातों पे डिपेंड करेगा उसका स्पीड। हमने कहा ना मीडियम का प्रॉपर्टी, तो मीडियम की कौन सी बात पे डिपेंड करेगा, है ना, मीडियम का डेंसिटी पे डिपेंड करेगा या यंग्स मॉडुलस पे डिपेंड करेगा, ये सब बात किया जाएगा। धागे वाली वेव जब चलेगी
तो प्रोपगेशन का स्पीड जो होगा वो धागे के प्रॉपर्टी पे होगा। अब धागे की कौन सी प्रॉपर्टी, जैसे धागे में टेंशन कितना है इस पर डिपेंड करता है, धागे का मास पर यूनिट लेंथ कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो ये सब हम लोग बात किया जाएगा, है ना, किसका स्पीड कितना होता है, क्यों होता है, ये सब आगे आएगा। अभी के लिए मान लेते हैं कि धागा जो है उसमें जब वेव प्रोपोगेट करती है तो इतने स्पीड से करती है, ये उसका स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन है। हमको इक्वेशन लिखना है। चलिए वापस इसमें आते हैं हम लोग। v पता है हमको और ये इक्वेशन लिखना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी मीडियम पार्टिकल एट पोजीशन x एट टाइम t। ये हो गया धागा, यहां से ऑसिलेशन शुरू किए थे, तो ये x इक्वल टू 0 हो गया, x दूरी का पार्टिकल का t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन लिखने जा रहे हैं। अच्छा, हम कह रहे हैं कि यहां से x दूरी वाला जो पार्टिकल होगा वो कब ऑसिलेट करना शुरू करेगा, जब वेव यहां पहुंचेगी। मतलब कितनी देर के बाद, मान लो t इक्वल टू 0 पे हमने यहां से ऑसिलेशन शुरू किया, तो कितनी देर के बाद वेव यहां पहुंचेगी, तो x बाई v, इतनी देर के बाद ये वेव यहां पहुंचेगी, है ना। तो ऐसे कहा जाएगा कि x बाई v टाइम के बाद ये पार्टिकल वैसे ही ऑसिलेट करेगा जैसे कि शुरू में t इक्वल टू 0 पर ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था। नहीं, उतनी देर के बाद वैसे ही ऑसिलेट करेगा जैसे कि इनिशियली ये कर रहा था। बात सही है कि नहीं? या ऐसे बोले, अभी ये पार्टिकल ये पार्टिकल जैसे ऑसिलेट कर रहा है इस समय, अभी से इतने समय के बाद ये पार्टिकल भी वैसे ही ऑसिलेट करेगा। सही बात है कि नहीं? चलिए, अच्छा, अब ये ऑसिलेशन जो हम दे रहे हैं सोर्स पार्टिकल को, लेट अस से उसका इक्वेशन ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोर्स पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। लेट अस से ऐसा है, a sin ओमेगा t, है ना। ये तो SHM करा रहे हैं बस एक पार्टिकल की, अगर बात करें सिर्फ सोर्स पार्टिकल की, तो ये तो SHM करा रहे हैं ऊपर नीचे। हम मान लीजिए बाहर से हम SHM करा सकते हैं ना, इसको ऊपर नीचे ऑसिलेट करा सकते, SHM में ऑसिलेट करा रहे हैं हम, और इस इक्वेशन से SHM ही क्यों, जरूरी तो नहीं कि हम ऑसिलेशन इसको दें जो SHM के फॉर्म में ही दें, हम ज्यादा किसी भी तरह का ऑसिलेशन दे सकते हैं। नहीं, सिंप्लिसिटी के लिए जैसे नहीं बोलते थे सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपलेस्ट ऑफ दीज इक्वेशंस, नहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन, वैसे यहाँ पर भी जनरल इक्वेशन डिराइव करते वक्त सिंपलेस्ट ऑसिलेशन पहले देने हैं। तो जैसे कि इसका ऑसिलेशन का इक्वेशन अगर ऐसा है मान लिया जाए, तो हम लिखना चाहते हैं कि इसका ऑसिलेशन t टाइम पे कैसे हो रहा होगा। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। ये क्या है, t टाइम पर s पार्टिकल, सोर्स पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहा है उसका इक्वेशन है। तो t प्लस x बाई वी टाइम पर ये पार्टिकल वैसे ही ऑसिलेट करेगा जैसे अभी ये कर रहा है। ये बात भी ठीक है ना, कोई कह नहीं, इसका t टाइम पर ऑसिलेशन का इक्वेशन लिखना है हमें। अभी हम क्या बोले, t प्लस एक्स बाई वी टाइम पर ये वैसे ही ऑसिलेट करेगा जैसे कि t टाइम पर ये करता है। नहीं, कोई कह नहीं, इसका t टाइम पर ऑसिलेशन लिखना है हमें, तो देखो उल्टा बोलेंगे हम, t टाइम पर ये वैसे ही ऑसिलेट करेगा जैसा कि t माइनस एक्स बाई वी टाइम पर ये ऑसिलेट किया था, ऐसे बोलेंगे ना उल्टा। तो हम लिखने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p एट टाइम t टाइम पर ये कैसे ऑसिलेट किया, वैसे ही ऑसिलेट किया जैसा कि सोर्स पार्टिकल t माइनस एक्स बाई वी टाइम पर किया था, है ना पहले। दिस इज इक्वल टू, अच्छा y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये है, ये लिखा हुआ है y(s) एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्या है, y(s) एज अ फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी, मतलब जहां टाइम है वहां t माइनस एक्स बाई वी पुट कर देते हैं। कितना होगा ये, इसी में, इसी इक्वेशन में a sin ओमेगा t की जगह t माइनस एक्स बाई वी पुट कर दिए, है ना। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल p एट टाइम t, ये हुआ इक्वेशन। तो कोई भी जनरल पार्टिकल है जो कि यहां से x दूरी पे है, उसका t टाइम पर ऑसिलेशन का इक्वेशन है ये, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है ये चीज ना, a sin ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। सिमिलरली ये तो हम इसको एक स्टेप अगर और आगे बढ़ाएं, सोर्स पार्टिकल के ऑसिलेशन का इक्वेशन अगर और जनरल करें, ऐसे रहा होता ओमेगा t प्लस फाइव, और जनरल कर दिए ना, फाइव भी तो ऐड कर दिए। अगर ऐसे रहा होता
तो जनरल कोई पार्टिकल जो कि सोर्स से x दूरी पे है उसके ऑसिलेशन का इक्वेशन क्या हुआ, a sin ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी प्लस फाइव, है ना। ये होता है जनरल इक्वेशन ऑफ ए वेव। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, देखो x और t का फंक्शन है ना, x पोजीशन वाला पार्टिकल का t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, देखो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन x पोजीशन वाले पार्टिकल का t टाइम पर लिखा हुआ है, यही होता है। इसको एक स्टेप और सॉल्व करके लिख देते हैं तो अच्छा दिखेगा। y विल बी इक्वल टू, देखो कितना, a साइन ओमेगा को अंदर ले जा रहे हैं, ओमेगा t माइनस ओमेगा बाई वी एक्स प्लस फाइव, ये हुआ, है ना। यहां पर ओमेगा बाई वी को एक और कांस्टेंट k लिख दिया जाता है, तो इक्वेशन ऐसी बन जाती है, देखो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव, और ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए वेव कहलाता है ना, यही कहलाता है जनरल इक्वेशन ऑफ ए वेव। हम लोग इस पे डिटेल में बात करेंगे कि यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी बातें हम लोग अभी डिस्कस किया जाएगा। अभी तो डेरिवेशन कर रहे थे बस। तो ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ ए वेव, है ना। कैसी वेव, तो मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स के लिए हम लोग डिराइव किए, है ना। लेकिन जनरल इक्वेशन है, बाकी सारी वेव, कोई भी वेव के जनरल इक्वेशन इस तरह से बस लिखा जा सकता है। हाँ, ये है कि सोर्स पार्टिकल का ऑसिलेशन इस इक्वेशन का होना चाहिए, है ना, ऑसिलेशन SHM होना चाहिए और इस तरह का, तब इक्वेशन ऐसी बनेगी। कहने का मतलब और भी तरह की वेव की इक्वेशंस होती हैं, जैसे कि सम कांस्टेंट a होल अपॉन b प्लस mx प्लस ओमेगा टी, ऐसा कुछ mx प्लस nt, इस तरह की भी इक्वेशंस होती हैं वेव की। मतलब वो तो डिपेंड करता है ना कि सोर्स वाले पार्टिकल का ऑसिलेशन का इक्वेशन कैसा है, तो मीडियम के पार्टिकल्स का ऑसिलेशन का इक्वेशन उसी फॉर्म का होगा। अब जैसे ये इस फॉर्म का है तो ये भी इस फॉर्म का बना है कि नहीं। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ ए वेव है, कौन सी वेव, हर वेव के लिए, प्लस बस ये चीज है कंडीशन क्या, कि सोर्स पार्टिकल का ऑसिलेशन अगर SHM से हो रहा हो इस तरह के इक्वेशन से, तो ये इक्वेशन होता है। सही बात है। अच्छा, तो इसमें अब बात किया जाए कि ये सब क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रिप्रेजेंट हो रहा है इन सब चीजों से, है ना। यहां तक एक बार लिख दीजिए, और जनरल इक्वेशन ऑफ ए वेव में सब चीज एक बार लिखा जाए क्या क्या है ना, लिखा जाए नीचे। हियर y इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना, ऑफ मीडियम पार्टिकल एट पोजीशन x एट टाइम t, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ मीडियम पार्टिकल x एट टाइम t, x पोजीशन वाले पार्टिकल का t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन लिखा हुआ है यहां पे। अच्छा, ये जो a लिखा हुआ है ये एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है, किसका, मीडियम के पार्टिकल्स का, नहीं। अच्छा, मीडियम के हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन तो यही है, कोई भी x का वैल्यू हो, इसका एम्पलीट्यूड तो यही लिखा हुआ है ना, a साइन समथिंग, नहीं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, तो y का मैक्सिमम वैल्यू तो a ही होगा ना, बाकी साइन ऑफ कोई एंगल लिखा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगा, तो y का मैक्सिमम वैल्यू a होगा। तो हर मीडियम पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एक ही है, सेम है, तो इसी को वेव का एम्पलीट्यूड भी कह देते हैं। कहते हैं कि ये जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड इतना था। ये बोलने का ढंग है, इस बात को समझना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि वेव का एम्पलीट्यूड ऐसा था, तो इसका ये मतलब नहीं कि वेव ऑसिलेट करे खुद, वेव तो एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी तो ऐसे जा रही है, क्या एनर्जी ऑसिलेट करते हुए जा रही है क्या, नहीं, एनर्जी तो बस फ्लो कर रही है, यहां से यहां जा रही है। कितने स्पीड से जा रही है वो फिक्स्ड है, v स्पीड से एनर्जी फ्लो कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से एनर्जी फ्लो कर रही है। तो क्या कांस्टेंट स्पीड से तो आगे ही जाएगी ना, ऑसिलेट करते हुए जा रही है क्या एनर्जी, एनर्जी नहीं ऑसिलेट करती है, एनर्जी तो बस फ्लो कर रही है। तो वेव में मीडियम का ऑसिलेशन हो रहा है, या EM वेव होगी तो फील्ड का ऑसिलेशन होगा। ऑसिलेशन मीडियम पार्टिकल्स का होता है या फील्ड का होता है ना, एनर्जी का थोड़ी ऑसिलेट, वेव का थोड़ी ऑसिलेशन होता है। तो हम कह रहे हैं कि हम हर मीडियम पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इतना ही है, तो हम लोग इसी को वेव का एम्पलीट्यूड बुला देते हैं, ये बोलने का ढंग है, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया, नीचे लिखिए a क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये जो लिखा हुआ है
ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, इतना चीज ब्रैकेट के अंदर, साइन के अंदर जो एंगल लिखा हुआ है वो क्या होगा। तो जब एसएचएम पढ़ते थे हम लोग तो साइन के अंदर एंगल वाला जो टर्म होता था उसको हम लोग कुछ नाम रखे थे ना, उसको कहते थे फेज। ये ऑसिलेशन का फेज है ना, कि ऑसिलेशन साइक्लिक प्रोसेस होता है, तो कोई भी चीज अपने साइकिल में कहाँ पहुंची है ये उसका फेज कहलाता है। तो ये ऑसिलेशन का टी टाइम पर फेज होता था, एसएचएम में बात करते थे। अब यहां पर ये क्या है, ये एंगल वाला टर्म क्या है, कहेंगे ये एक्स पोजीशन वाले पार्टिकल का टी टाइम पर ऑसिलेशन का फेज है। हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो अलग अलग समय पर अलग अलग फेज होगा, किसी भी मीडियम पार्टिकल का ऑसिलेशन का फेज अलग अलग होगा अलग अलग समय पर ऑब्वियसली। यही नहीं, एक ही समय पर देखा जाए तो अलग अलग पोजीशन वाले पार्टिकल्स का फेज अलग अलग होगा ऑसिलेशन का। मतलब एक ही समय पर देखा जाए तो कोई मीडियम पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे होगा, कोई अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, कोई नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा, कोई रास्ते में होगा, बीच में होगा। तो एक ही समय पर देखने पर अलग अलग एक्स के लिए फेज अलग अलग होगा, ऑसिलेशन का फेज, है ना। चलिए नीचे लिखा जाए, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिखा जाए इट इज फेज ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन एक्स एट टाइम टी। एक्स पोजीशन वाले पार्टिकल का टी टाइम पर ऑसिलेशन का फेज है ये चीज, है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। चलिए नेक्स्ट, ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, तो यहां से आया ये, तो यही वाला ओमेगा है ये, तो है ना। तो ये क्या था, सोर्स पार्टिकल का ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी था ये, नहीं बोले थे ना कि लेटस से कि सोर्स पार्टिकल का ऑसिलेशन का इक्वेशन ये है, तो वेव का इक्वेशन ये आया। तो ये क्या लिए थे, इसका मतलब ओमेगा किसको लिए थे, सोर्स पार्टिकल के ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे ये चीज हो गया। लेकिन पॉइंट ये है कि ओमेगा था तो सोर्स पार्टिकल के ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, लेकिन मीडियम के हर पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी तो उतना ही होगा ना जितना सोर्स का ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी है। बात सही है कि नहीं, शुरू में बात हुई थी फ्रीक्वेंसी सोर्स ने जितना डिसाइड किया सबका उतना ही होगा। तो अगर मीडियम के हर पार्टिकल का ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना ही है तो उसी को वेव का एंगुलर फ्रीक्वेंसी बुला देते हैं, बुलाने का ढंग है, लिखा जाए ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। समझते रहना है कि किसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मीडियम पार्टिकल्स के ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये, है ना। ओमेगा हो गया, के बारे में भी बात करेंगे, पहले फाई क्या होता है, तो यहां से आया है फाई। तो ये क्या था, सोर्स पार्टिकल का t इक्वल टू 0 पर फेज, ये फेज है ना, फेज में t इक्वल टू 0 पुट करें तो फाई आएगा ना। सोर्स पार्टिकल का t इक्वल टू 0 वाला फेज मतलब इनिशियल फेज, तो फाई है सोर्स पार्टिकल का इनिशियल फेज। अच्छा, कोई कहे कि फाई क्या मीडियम के हर पार्टिकल का इनिशियल फेज सेम होगा क्या, t इक्वल टू 0 पर मीडियम के हर पार्टिकल का फेज सेम होगा क्या, नहीं ना। फेज तो देखो x पे भी तो डिपेंड कर रहा है, t इक्वल टू इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 वाला। तो कोई पूछे कि मीडियम के हर पार्टिकल का t इक्वल टू 0 वाला फेज, इनिशियल फेज सेम होता है क्या, नहीं होता है ना। t इक्वल टू 0 पुट करें तो ये फेज कितना बनेगा, फाई माइनस के एक्स पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग है, सही बात है कि नहीं। तो कहने का मतलब फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सोर्स पार्टिकल का इनिशियल फेज, लिखा जाए हियर फाई रिप्रेजेंट्स इनिशियल फेज ऑफ सोर्स पार्टिकल। फाई के बारे में बात हो गई। अब बस बच गया यहां पर के के बारे में बात करते हैं। तो देखो होगा क्या, देखा जाए, मान लीजिए कि ये धागा है, इसमें सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, है ना। यहाँ x इक्वल टू 0 है, मान लीजिए यहाँ से x1 दूरी पर यहाँ पर एक पार्टिकल है और यहाँ से x2 दूरी पर एक दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है ना। तो किसी भी टाइम t पर अगर इनका ऑसिलेशन का इक्वेशन लिखें तो x1 वाला पार्टिकल के लिए अगर लिखेंगे t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन तो क्या होगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के x1 प्लस फाई।
और यही इक्वेशन में जब हम x2 वाले पार्टिकल के लिए ऑसिलेशन देखना चाहेंगे t टाइम पे कैसा हुआ, तो क्या लिखेंगे, ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस फाइव, है ना। तो फेज अगर देखा जाए तो t टाइम पे दोनों का फेज कितना कितना है, तो t टाइम पे x1 वाले पार्टिकल का फेज हो गया ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस फाइव, और x2 वाले पार्टिकल का फेज हो गया ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस फाइव। कोई कहे दोनों के फेज में डिफरेंस कितना है, तो फेज में डिफरेंस माइनस कर दें, दोनों का फेज लिखे हैं माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा टी दोनों में है कट जाएगा, फाइव दोनों में है कट जाएगा। यहां पर पहले वाले में था माइनस के x1, दूसरे वाले में था माइनस के x2, डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, k टाइम्स x2 माइनस x1। मतलब इस पार्टिकल के फेज में और इस पार्टिकल के फेज में डिफरेंस किसी भी एक समय पर गिवन टाइम पर फेज में डिफरेंस अगर निकाला जाए तो होगा इतना, k इंटू x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या है, इनके बीच के वेव के पाथ में डिफरेंस, नहीं वेव जैसे यहां से यहां ऐसे जा रही है ना, तो पाथ में, ये पाथ है ना वेव का, पाथ में या इस पॉइंट और इस पॉइंट में डिफरेंस कितना है, लेंथ में डिफरेंस है ना, ये x2 माइनस x1, तो इसको हम k डेल्टा x लिख रहे हैं। डेल्टा x क्या है, पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, तो उनके बीच का जो फेज में डिफरेंस, अगर उसको डेल्टा फाई लिखा जाए, फेज में डिफरेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिखने का ढंग है, तो डेल्टा फाई फेज में जो डिफरेंस होगा वो होगा k टाइम्स पाथ डिफरेंस, k टाइम्स डेल्टा x। तो k क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकली, k रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये नीचे ले जाएं, पाथ डिफरेंस पर यूनिट फेज डिफरेंस, ये रिप्रेजेंट करता है। इसका नाम भी है, इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, k को एंगुलर वेव नंबर कहते हैं। और क्या रिप्रेजेंट करता है, फेज डिफरेंस पर यूनिट पाथ डिफरेंस। मतलब कि मीडियम के दो पार्टिकल्स में अगर यूनिट डिफरेंस है, एक मीटर के डिफरेंस पे दो पार्टिकल्स हैं, है ना, यूनिट डिफरेंस मतलब 1 मीटर का डिफरेंस। वेव मान लीजिए ऐसे जा रही है, वेव के रास्ते में दो पार्टिकल्स हैं जिनके बीच में पाथ में डिफरेंस है 1 मीटर का, तो उसमें उन दोनों में फेज में डिफरेंस होगा k, है ना। k क्या हो गया, फेज डिफरेंस पर यूनिट पाथ डिफरेंस, है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आगे चल के हम लोग k बहुत यूज करते हैं, एंगुलर वेव नंबर को बहुत यूज करते हैं हम लोग फेज डिफरेंस पता करने के लिए। सिंपल हो जाएगा ना, दो मीडियम पार्टिकल्स के बीच का पाथ डिफरेंस बस पता है अगर, तो उनके फेज में डिफरेंस पता चल जाएगा। चलिए इसको यूज करेंगे आगे चल के हम लोग खूब। अभी क्या है देखो, किसको लिखे थे k हम लोग, ओमेगा बाई वी को लिख देते हैं, नीचे लिखिए हियर k इज एंगुलर वेव नंबर, k इज इक्वल टू ओमेगा बाई वी, ये फॉर्मूला है k का, है ना। इट रिप्रेजेंट्स फेज डिफरेंस पर यूनिट पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस पर यूनिट पाथ डिफरेंस। अच्छा, इसी चीज को और एक तरीके से लिखते हैं, देखो क्या, k को लिखे ओमेगा बाई वी, है ना, तो 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, है ना। तो देखो क्या होगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई बाई वी, है कि नहीं। अच्छा, आप लोग को पहले अगर थोड़ा याद हो, छोटे क्लासेस में आप लोग एक वेव लेंथ लैम्डा सीखते थे, क्या होता था वेव लेंथ, पहले उसको याद दिलाते हैं फिर इसमें वापस आएंगे। देखो इधर याद दिलाते हैं, वेव लेंथ आप लोग को पहले पढ़ाया गया होगा स्कूल में कि अगर कोई वेव है तो उसके दो क्रेस्ट के बीच का ये जो लेंथ है, डिफरेंस है, ये लेंथ, इसको वेव लेंथ कहते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते थे, या दो ट्रफ के बीच का ये डिफरेंस को लैम्डा से डिनोट करते थे, वेव लेंथ होता था, नहीं। तो अब इसको थोड़ा और अच्छे से जानते हैं, वेव लेंथ क्या होता है। तो वेव लेंथ होता है कि मीडियम पार्टिकल्स देखो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो उनका अपना कुछ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है। तो एक टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है, उतने समय में वेव जो कि आगे बढ़ रही है वो कितना आगे निकल गई, है ना। डिस्टेंस प्रोपगेटेड बाय वेव कितना आगे प्रोपगेट कर गई, कितनी देर में, एक टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है उतनी देर में।
पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे, तो पार्टिकल के एक टाइम पीरियड में वेव कितना आगे निकल गई, इसको कहते हैं वेवलेंथ। नोट करके एक बात लिख दीजिए, ये फिर उसके बाद लिखिएगा, अभी मत लिखिए, पहले वेवलेंथ लिखिए। लिखिए वेवलेंथ, ब्रैकेट में लिखिए लैम्डा, क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस प्रोपगेटेड बाय वेव ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, है ना, तो उसको लैम्डा कहते हैं। तो एक तरह से लिखा जाए तो लैम्डा क्या होगा, वेव का स्पीड ऑफ प्रोपगेशन है v इंटू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, तो v इंटू टी होता है लैम्डा, है ना। लिख दीजिए इसी में लैम्डा इज इक्वल टू v इंटू टी। अब इसमें वापस k वाली बात पे आते हैं। k था ओमेगा बाई वी, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करती है, 2 बाई ओमेगा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो ये हो गया 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना, इंटू 2 बाई वी। अब ये v इंटू टी जो है वो वेवलेंथ लैम्डा होता है, तो इसका मतलब k इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 अपॉन लैम्डा। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है ना, k का एक और फॉर्मूला, 2 हो गया ना, एक ये तो था ही, ये तो इसी को लिखे ही थे हम लोग, और एक ये भी होता है फॉर्मूला, है ना। चलिए, तो ये बात हो गई कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव है उसमें जो अलग अलग टर्म्स हैं, है ना, वो सब क्या मीन कर रहे हैं, किसका क्या मतलब होता है वो लिखे। अभी हम लोग इस पे और आगे जब डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चंस पे फोकस किया जाएगा कि कोई वेव का इक्वेशन दिया है तो उसको देख के कैसे पता करते हैं डिफरेंट चीज़ें, वेव का प्रोपगेशन का स्पीड, जैसे ज़रूरी नहीं कि इक्वेशन इसी तरह का हो, जनरल फॉर्म में ही दिया हो, कैसा भी इक्वेशन हो सकता है, वो सब डिस्कस किया जाएगा, क्वेश्चंस डिस्कस किया जाएगा अब नेक्स्ट क्लास से। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं।